टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि इफ वी हैव टाइम फैक्टर के आफ्टर सम टाइम हाउ मेनी और हाउ द स्टेशनरी वेव्स वुड बी फॉर्म, तो उसके लिए जस्ट एक लास्ट आप लोगों को एक और क्लू दे देता हूँ कि अगर आपकी वेव स्टार्ट हो रही है फ्रॉम हेयर, अगर आपके पास स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो आफ्टर t/4 you will have this wave, ये आपके पास होगा आफ्टर t/4 और λ/4। फिर आफ्टर t/2 आपके पास ये हो जाएगा, आफ्टर t/2 आपके पास ये वेव बनेगी, और आफ्टर 3t/4 आपके पास एक और वेव बनेगी, बट दैट वुड बी अपोजिट टू दिस वन, मिरर इमेज ऑफ दैट वन। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। और फिर आफ्टर t इज इक्वल टू t, कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद आपके पास ये हो जाएगा। सो स्टार्टिंग मैटर करता है। मैंने आप लोगों को इससे पहले ये कहा था कि इफ वी हैव दिस स्टार्ट, तो टाइम आपका क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद t/4, आफ्टर अगेन t/4, आफ्टर अनदर t/4, ठीक है, आपके पास ये इस तरह ट्रांजिशन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। बट अगर आपका स्टार्ट यहाँ पे है, तो स्टार्ट के बाद ये t/4 के बाद आपको स्टेशनरी वेव नोड मिलेगी। फिर एक और t/4 के बाद आपको एक एंटी नोड मिलेगी। फिर आपको t/4 के बाद एक स्टेशनरी वेव मीन नोड मिलेगी। और फिर अगेन t/4 के बाद आप कहाँ पे आ जाओगे, इस पे आ जाओगे। तो ये कंप्लीट साइकिल के बाद आपकी वेव वापस वहीं पे आ जाती है जहां से आपने शुरू किया होता है। तो दिस कैन बी आस्क्ड टू यू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इसी को मैंने यहाँ पर एक मुझे डायग्राम मिली थी, मैंने ये भी यहाँ पे कोशिश की है आप लोगों को शो करने की। लेकिन इसमें ऐसा कोई इतनी टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, जो कि आपके पास क्या था, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स के लिए ये हम लोगों ने जो एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, दैट वाज बेसिकली द स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग्स, या आप ट्रांसवर्स वेव की स्टेशनरी वेव बात कर रहे थे। तो स्ट्रिंग के ऊपर सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि देयर विल बी नोड्स फॉर्म्ड ऑन टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, देयर विल बी नोड्स ऑन टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, nodes at two ends of a string। अगर आपने दो नोड्स मीन स्ट्रिंग को किसी जगह पे आपने अटैच किया हुआ है, तो वहां पे आपको क्या मिलेंगी, यू विल हैव टू नोड्स। ठीक है, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग। मैं कुछ इमेजेस उठा लूं ताकि बजाय इसके कि हमारा टाइम वेस्ट हो, कुछ डायग्राम्स हमारी बन जाएंगी, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, ये लेट्स से हमारे पास एक रोप को अगर हम लोग देखें, तो वी विल हैव दीज टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स ऑन दैट, वी विल हैव दीज टाइप ऑफ वेव्स ऑन दैट। ठीक है, दो तीन वेव्स मैं कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम इनको इंशाल्लाह समझ लेंगे। ये आपके पास रोप के ऊपर या रोप पे एक या स्ट्रिंग पे कुछ वेव फॉर्मेशन दिखाया गया है। सो अगर आप चेक करें, तो दीज आर टू नोड्स। ठीक है, दीज आर टू नोड्स, दीज आर टू नोड्स, दीज आर टू नोड्स। तो मैंने आपको ये बोला कि एट द एंड आपके पास हमेशा क्या मिलेंगी, आपको नोड्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको, हमेशा नोड्स मिलेंगी। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपके पास हमेशा क्या मिल रही है, आपको नोड्स मिल रही हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? अब आपने ये देखना है कि इफ आई हैव एंटी नोड, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो वेव फॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग, यानी स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। सो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग, वेव फॉर्मेशन इन string depends upon some factors। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं,
depends upon number one, length of the rope, length of string, या आप कह सकते हैं लेंथ फैक्टर है, इसको मैं एड्रेस करूंगा। बस एम फैक्टर है, दैट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग। ये भी मैं समझाता हूँ क्या होता है। बल्क मॉडुलस ऑफ string, that is actually the mass per unit length of the string, mass per unit length of the string, और इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देन थर्ड फैक्टर इज इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग। थर्ड फैक्टर आपके पास क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग, मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग। बेसिकली ये आपके पास होती है वेट पर यूनिट लेंथ, या सिंपली आप इसको समझ लो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, या इन सिंपल वर्ड्स मैं इसको टी कहूंगा। तो इन सब चीजों की वजह से एक फैक्टर वेरी करता है, दैट इज स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ, ठीक है, सोर्स, वाइब्रेशन सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स। अब कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि आपका जो सोर्स जो वाइब्रेशंस कॉज कर रहा था, दैट सोर्स वाज चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा था तो उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा था, आपने देखा था नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रही थी, है ना। तो आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें हम स्पीड ऑफ वेव की बात करते हैं, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस एंड इनवर्सली। तो जितना आपके पास ज्यादा टेंशन होगी स्ट्रिंग के ऊपर, इतना वेव वो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिखा, टेंशन डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। जितना ज्यादा टेंशन होगी इतना ज्यादा स्पीड अप होगी वेव्स, और जितना आपके पास बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा इतना आपके पास क्या होगी, स्पीड स्लो होगी। आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन बी चेंज टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव और चेंज द स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रिंग। तो उसके लिए आपने ये याद रखना है कि देयर आर सो मेनी एरियाज जिसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ मैंने एरियाज यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब इससे आगे आप लोगों के पास कुछ कैलकुलेशंस हैं, द कैलकुलेशन बेस्ड आर कैलकुलेशंस फॉर हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होते हैं और उसकी कैलकुलेशंस हम लोगों ने कैसे करनी है। हार्मोनिक का मतलब ये होता है कि जनरेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स मल्टीपल्स, प्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल स्टेशनरी वेव, फंडामेंटल ये उस स्टेशनरी वेव की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। और एक और चीज आपको बताता हूँ, एंड इट्स मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स आर कॉल्ड इट्स हार्मोनिक्स एंड इट्स मल्टीपल्स। तो जब आप किसी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को स्ट्रिंग के ऊपर बात करते हैं कि हम कितनी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या हो कि वी कैन हैव अ स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड ऑन दिस स्ट्रिंग। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि इफ आई हैव अ लेंथ सेगमेंट एल ऑफ द वेव, दिस इज दैट टू, ये आपके पास एक लेंथ सेगमेंट है, इसके ऊपर आपके पास एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है, एंड आप एक फ्रीक्वेंसी सोर्स को इस तरह जनरेट कर रहे हो, इस तरह वाइब्रेट कर रहे हो कि यू आर प्रोड्यूसिंग ओनली वन वेव ओवर हेयर, ठीक है। एक वेव आप जनरेट कर सकते हैं इन दिस लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये देखूं तो ये लेंथ किसके बराबर है,
आपको एक डिटेल बताई थी कि दिस इज द लेंथ, सो दैट लेंथ इज इक्वल्स टू v बाय, सॉरी लेमडा बाय 2, ऐसे ही है। ये लेंथ किसके बराबर थी, लेमडा बाय 2 के बराबर थी। और अब अगर मैं ये बोलूं कि एज v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो आपके पास f किसके बराबर हो जाएगा, इट वुड बी v बाय लेमडा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ बिकॉज मुझे कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी एट दैट साइड। ओके, ओवर हियर। ओके, तो ये लेमडा बाई 2 था। मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लेमडा, और यहाँ से अगर आप लेमडा को देखो तो लेमडा आपके पास किसके बराबर है, 2l के बराबर, v बाय 2l। तो आपके पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेव की जनरेट होगी, f इज इक्वल टू v बाय 2l। ये फ्रीक्वेंसी आपकी वेव की जब तक आपके पास इतनी लेंथ नहीं होगी जो कि लेमडा बाई 2 के बराबर, फर्स्ट स्टेशनरी वेव, ये बात याद रखना होना चाहिए, v बाई 2l होना चाहिए, तो तब जाके आपके पास पहली स्टेशनरी वेव बनती है। अब मैं इसी सेगमेंट के ऊपर अपनी जो नंबर ऑफ वेव्स हैं ये अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करूं, सो लेट्स से आई हैव नाउ डबल द फ्रीक्वेंसी। ये मैंने दो लूप्स बना ली, तो मैं इसके ऊपर दो लूप्स बनाऊंगा, तो कि मेरे पास अब इधर प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 लैम्डा बाई 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस इज द सेम लेंथ। मैं इसको एक्चुअली लेंथ चेंज नहीं कर रहा, मैंने इसीलिए ये स्क्वायर्स रखे हैं अपने ग्रिड के ऊपर। सो अब आपके पास ये लेंथ लेंथ इस लेंथ के अंदर कितने लैम्डा बाई 2 है, यू आर हैविंग 2 लैम्डा बाई 2 ओवर हियर। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि योर लैम्डा इज इक्वल्स टू एल। अब आपको अगेन वही वाली इक्वेशन यूज करनी है, f is equals to v by lambda, और which will be equals to v by l। तो अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, which can be written as f1 is equals to 2 into v by 2l। तो अब मैंने ये अपनी वजह से अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हार्मोनिक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f1। चेक करिए जरा, v बाय 2l आपका किसके बराबर बराबर है या नहीं है। तो दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप यूं समझ लो कि फर्स्ट हार्मोनिक आप कह सकते हैं। सो f1, सॉरी सॉरी इट इज f2, सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी है, सेकेंड वेव की सेकेंड हार्मोनिक आ जाता है 2 टाइम्स f1। अब अगर आप यहाँ पे लेंथ की रिक्वायरमेंट देखें तो आपको अब कितनी लेंथ चाहिए, योर L2 इज, आपको मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए अब दो वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए, इज इट इक्वल्स टू 2l, बल्कि इसको मैं कह सकता हूँ कि 2 टाइम्स L1 कह सकते हैं हम लोग। आपको डबल लेंथ चाहिए अब दो वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा ना एक और फॉर्मेट में अरेंज करूंगा, अभी नहीं, अभी आप इस तरह समझ नहीं पाएंगे। अब मेरे पास एक और सिचुएशन में इसी लेंथ के अंदर जो कितनी, इट मींस 1 2 एंड 3, वो जो ऊपर लूप्स बनी हुई हैं मैं उसी को एक्चुअली शो कर रहा हूँ। आप यूं समझ लें कि अगर आपको ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है तो वी कैन कंसीडर दोज लूप। तो ये आपके पास लेंथ है, एंड इन दैट लूप, इन दैट लेंथ देयर आर 3 लैम्डा बाय 2s ओवर हियर। ऊपर वाले लेंथ में कितने, 2 लैम्डा बाय 2 से, तो अब अगर इसकी से दिस लेंथ इज एज 3 लैम्डा बाय 2, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 3l हो जाएगा। ओके, और जब मैंने ये कहा कि v इक्वल्स टू f लैम्डा या f इज इक्वल्स, और v बराबर है,
2/3L के, तो मैं इसको 2L इधर लिख देता हूँ, 3 को मैं इधर लिख देता हूँ. So can I say that F3 is 3 times F1? ये चीज कह सकता हूँ. यस, बताइए. सो जितने जाएंगे रोप में बढ़ाते जाएंगे, so F1 is equals to V by 2L, F2 is equals to 2V by 2L, F3 is equals to 3V by 12, and so on. Fn is equals to nv by 12. ये आपके पास एक सेट ऑफ इक्वेशन है जो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक करवाता है. इसी तरह अगर मैं इसको देखूं, f1 is equals to v by 12 आप लिख लें, and then your f2 is equals to 2 times f1, f3 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 3 times f1, and similarly fn आपके पास हो जाएगा n times f1. ठीक है, ये बात याद रखेगी. सो अब अगर आपको लेंथ के हिसाब से या लेंथ का कंपैरिजन चाहिए, सो लेंथ 1 इज बेसिकली लेमडा बाय 2. आपके पास वेवलेंथ का हाफ अगर कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है या पड़ी हुई है आपके पास, तो यू कैन हैव अ स्टेशनरी वेव, फर्स्ट स्टेशनरी वेव. लेकिन अगर आप, तो यू मस्ट डबल द लेंथ. अगर आप, सॉरी, चाहते हैं कि मेरे पास 3 स्टेशनरी वेव्स बने, तो यू हैव टू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 टाइम्स. और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास n नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स बने, तो यू हैव टू टेक n टाइम्स द लेंथ 1. लेट्स से अगर मैं 100 स्टेशनरी वेव्स चाहता हूं, ठीक है, तो जो रोप मेरे पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर रही है ओवर हियर, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. अब मैं इसको सिंपलीफाई वेरिएंट में लिख रहा हूं. सिंपलीफाइड वेरिएंट का मतलब ये 2 times lambda by 2, this is your 3 times lambda by 2, और this is your n times lambda by 2. तो जितना भी lambda by 2 आपका आंसर आता है, उसको जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, you will have that number of waves over there, that length over here. For example, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि a wavelength of, for example, wavelength of 6 centimeter is used to produce. आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में यही क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था. lambda is 6 centimeter is used to produce the stationary waves at a string. ठीक है, stationary waves at a string या in a string. ठीक है. अब सबसे पहले आपने ये देखना है, आपसे क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट या द स्टेट the minimum length of wave, sorry, length of string required. तो क्या string required, तो क्या होगी length minimum? Yes, that will be L1, and that will be equals to your half of lambda. तो आपको तक 3 सेंटीमीटर आपके पास है, you can produce the stationary wave, so 6/2 that will be equals to 3 centimeter. ठीक है, is this clear? अब प्रॉब्लम इससे आगे स्टार्ट होता है. अगर मैं आपको दूं स्पीड, तो स्पीड ऑफ द वेव इज सपोज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कितनी स्पीड है इसकी? सपोज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, या 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड काफी ज्यादा स्पीड है. सो लेट्स से इट इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कम कर देते हैं, produce the stationary wave. To produce the stationary wave, आपको उस ट्यूनिंग फॉक को या जो भी आपके पास वाइब्रेटर है उसको
किस फ्रीक्वेंसी, तो मतलब हमें पहली स्टेशनरी वेव जनरेट करनी है, तो यू कैन से दैट F1 आपको चाहिए या F0 आप कह सकते हैं, दैट कैन बी इक्वल्स टू, F0 भी लिखा जाता है, F1 भी लिखा जाता है, यू कैन राइट एनीवन, F दैट इज इक्वल्स टू V/2L। मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन करवानी थी, तो V इज योर 0.2 इंटू 2 टाइम्स लेंथ आपके पास क्या है, यस चेक दैट वन आउट, आपको 3 सेंटीमीटर की लेंथ आपको मिली है, तो कितनी आपके पास वेव प्रोड्यूस होगी या क्या फ्रीक्वेंसी होगी वेव की, कैन यू प्लीज कैलकुलेट। हाँ जी बताइए। 0.03 हर्ट्ज, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, तो ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करें। तो अब अगर हम इसी तरह फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं, तो लेट्स से इफ a stationary wave of 300 hertz is produced, ठीक है, आपने कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी, 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी। सो व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, सॉरी व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द rope required, what is minimum length of wave required। हाँ जी क्या करेंगे, सॉरी वेव नहीं स्ट्रिंग, मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी हमें, हम लोग यूं करेंगे कि हमारे पास अगेन हमने ये देखना है कि अगर मैं देखूं कि एफ एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स F1, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज, हमने एन देखना है, F1 आपके पास कितनी है 0.03 हर्ट्ज, तो आप यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे मुझे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 ना या 1,000 सॉरी 10,000 10,000 यस, तो आपके पास 10,000 लूप्स जनरेट होंगे। अब ये 10,000 लूप्स जनरेट करने के लिए आपको कितनी लेंथ चाहिए, मैंने आपको अभी बोला कि L इज इक्वल टू एन टाइम्स L1, तो आपके पास अगर नंबर ऑफ लूप्स हैं कितनी 10,000, और आपने आपके पास मिनिमम लेंथ कितनी थी 3 सेंटीमीटर थी, 3 सेंटीमीटर, तो आपको तकरीबन कितने सेंटीमीटर चाहिए जी 30,000 सेंटीमीटर, विच इज ऑलमोस्ट 300 मीटर रोप चाहिए, ठीक है, इतनी स्ट्रिंग या रोप चाहिए आपको इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, बात समझ आ रही है। तो मतलब आपको विजिबल लूप्स सब नजर आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे लाजमी पूछे जाते हैं स्ट्रिंग्स के हिसाब से। एनी कंफ्यूजन इन दैट वन, ओके। अब हम आते हैं स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो स्टेशनरी वेव in longitudinal waves, तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में स्टेशनरी वेव्स की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपके पास एक वाहिद वेव वो बन जाती है, साउंड वेव बन जाती है इन सॉरी इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो जब आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन या स्टेशनरी वेव की प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो आपने इंपॉर्टेंटली ये देखना है कि आपके पास जो, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल की वाइब्रेशन इस तरह होती है, अगेन आई मीन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो आप ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस एट अ पॉइंट, यहाँ पे आपके पास देयर इज नो पार्टिकल, तो आपके पास यहाँ पर एक नोड क्रिएट होगी, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फिर हेयर इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास एंटी नोड जाके यहाँ प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं ये करूं, इस पूरे को एम्पलीट्यूड के साथ ग्राफ कर लूं,
एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पोजीशन के साथ इसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का। तो एट नोड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, लेट्स से एट दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज अ बिट मोर। फिर यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इधर ही रख रहे थे, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा है, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है ना, वो थोड़ा सा इस तरीके का एक ग्राफ बनता है, ठीक है, लेट्स से इन दिस वे, ये ग्राफ बनता है, ठीक। मैं यहाँ पे इसके डिस्प्लेसमेंट को इधर कर लेता हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअली और कुछ नहीं है, आपके पास ये जितनी भी नोड्स और एंटी नोड्स हैं, इनके अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ या प्रेशर का ग्राफ ही स्टेशनरी वेव को शो करता है। तो अगर मैं इस लूप को या इस ग्राफ को यूं कंसिडर करूं कि मेरे पास सपोज आई हैव डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इन दिस वे, और मेरे पास एक लूप बन रही है लाइक दिस, ये, ठीक है। तो अगली लूप मैं कोशिश करूंगा इसको उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉ किया जाए। ये 2 पॉइंट्स ऊपर चली गई है, ये 3 पॉइंट्स ऊपर चली गई है, 1 2 3 नहीं, 3.5, और ये तकरीबन आपके पास 3 पॉइंट ऊपर चली गई है दिस वे। तो आपके पास यहाँ पर जो लूप बनेगी, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब ये लूप है, आप अगर इसको देखो तो ये मैंने लूप कितनी शो की है, इट इज अ क्वार्टर वेव लेंथ, राइट। यहाँ पे आपके पास नोड बनेगी और यहाँ पे आपके पास एंटी नोड बनेगी। मतलब ये कि मैं अगर पार्टिकल्स शो करूं इन बिटवीन, सो हेयर आर सम पार्टिकल्स, मैं कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सारे पार्टिकल्स मेंशन नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने डाउन अप एंड डाउन लूप क्यों शो किया, बिकॉज इट हैज नो डिस्प्लेसमेंट, इट हैज अ लिटिल डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास थोड़ा ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जहां पे होगा पार्टिकल्स का, दैट डिस्प्लेसमेंट वुड बी कॉल्ड योर एंटी नोड, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है जी, एंटी नोड होती है, और यहाँ पे आपके पास नोड होती है। अब प्रॉब्लम सारे का सारा आपने समझ लिया कि इट इज साउंड वेव, ये बेसिकली आपके पास क्या है, साउंड वेव्स हैं, ठीक। तो साउंड वेव्स में आपके पास जितनी भी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होती है, वो सारी की सारी बैक एंड फोर्थ होती है। तो जब मैं बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन की बात करता हूँ, तो आप यूं समझ लीजिए कि मेरे पास, इसको हटा देते हैं ताकि आपको दोनों ग्राफ्स में से एक ग्राफ आपने डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन के साथ ग्राफ है या एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ है, ठीक है, और नीचे मैंने उसी को लूप में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि एट द साउंड ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, आपके पास अगर कहीं पे भी कोई एक सिंगल स्पीकर, देखो इंटरफेरेंस में हम लोग क्या करते थे, वी वर यूजिंग टू साउंड सोर्सेज। तो यहाँ पर आप अगर किसी एक लाइन में, लाइन का मतलब कोई भी इमेजिनरी लाइन हो, जरूरी नहीं है आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की तो इसका मतलब ये नहीं है ये रोप नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, यू जस्ट पुट अ ट्यूब, बल्कि इसको आप ऐसे लेके आइए, इफ यू हैव अ ट्यूब and in that tube, if one side is locked in this way, और इधर आप क्या कर लें, यहां पर एक माइक रख लें और माइक को मूव करवाएं along the axis, this is your mic, ठीक है। और इधर आप रख लें एक स्पीकर which is basically a source of sound। तो सोर्स ऑफ साउंड के लिए मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द स्पीकर एंड दैट स्पीकर इज कनेक्टेड टू अ फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है, देयर इज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। इस फ्रीक्वेंसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी जनरेटर, आपका स्पीकर यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और ट्यूब से वेव आपकी यहाँ से जाएगी। मैं सिर्फ जाने वाली वेव के एरोज शो कर रहा हूँ, दीज आर द वेव्स विच आर मूविंग टू दिस। यहाँ से आपकी वेव रिफ्लेक्ट बैक होगी और रिफ्लेक्ट बैक हो गए आपके पास दो प्रोग्रेसिव वेव्स, दे वुड इंटरफेयर ईच अदर, और इंटरफेरेंस के दौरान देयर वुड बी सम पॉइंट्स
where your nodes would be formed, and there will be some points where there will be एंटी नोड्स would be formed. कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो मैं ये कह देता हूँ, बल्कि श्योर शॉट ये, दिस इज द रिफ्लेक्शन सरफेस. ठीक है, रिफ्लेक्शन में आपके पास हमेशा यहाँ पर एक नोड बनेगी. ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक एंटी नोड बनेगी. और आप नोड्स और एंटी नोड्स की फॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हैं? आप ये चेक कर सकते हैं कि इफ वी हैव अ ग्रेजुएटेड स्केल अलोंग विद दिस. सो स्केल का मतलब ये है कि आपके पास एक, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग एक स्केल यूज करते हैं. दिस इज द 0 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास 20 सेंटीमीटर, 30, 40, then 50, then let's say 60 centimeter, then 70 centimeter. This all is the scale in centimeter. तो suppose आप जो वेव जनरेट कर रहे हैं, उस वेव की एंटी नोड आपको मिल रही है 20 सेंटीमीटर के बाद. ठीक है, कितने? 20 सेंटीमीटर. तो सपोज आई वुड हैव दीज ऑल पॉइंट्स एज नोड. ये आपके पास नोड होगी, ये आपके पास एंटी नोड होगी, ये नोड होगी, ये आपके पास एंटी नोड होगी, और फिर आपके पास नोड बनेगी. तो इसको थोड़ा सा बैक मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाई है उसमें मुझे यहाँ पे नोड मिलनी चाहिए. सो आई मस्ट हैव दिस लाइन इधर तक. इसके ऊपर मैं बात करता हूँ जो मैंने काम किया है. ठीक है, ये जो स्केल है ना, स्केल को थोड़ा सा हम लोग पीछे लेके चलते हैं. जस्ट ड्रॉ इट इधर. तो ये आपका 0 थी है, तो 10 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर आपका ये पॉइंट है. ठीक है, तो ये सारा आप शिफ्ट हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, एंड दिस इज योर 100. तो मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर आपकी एक नोड मिलेगी, यहाँ पर आपको एक एंटी नोड मिलेगी. सो लेट्स से दीज आर नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड, नोड, और आपको यहाँ पर लाजमी तौर पे नोड मिलनी है, इसलिए मैंने लेंथ चेंज की है. तो नोड का मतलब आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा आपको पार्टिकल. यहाँ पे पार्टिकल की वाइब्रेशन नहीं होगी. आपके पास इस तरह का एक मैकेनिज्म मिलेगा. मतलब मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि नोड के ऊपर एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0, एंड एंटी नोड के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम. सो यू विल हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ ओवर हेयर. फिर आपको इसी तरह यहाँ पे ये एंटी नोड मिल रहा है, इधर से ये आपका एंटी नोड मिल रहा है, और इसी तरीके से ये फिर आपका नोड हो जाएगा, ये आपके पास एंटी नोड, ये नोड हो जाएगा on that side. ठीक है, एंड फाइनली दिस वुड बी अ नोड. अब एक्चुअली ये पूरे का पूरा सेटअप, इसको एक ऑपरेटर्स कहते हैं. और आपने यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का गैप मेजर किया. सो व्हाट गैप डू यू हैव ओवर हियर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स? दिस गैप इज योर lambda by 2. कितना गैप है? दिस लेंथ इज इक्वल टू lambda by 2. तो यहां से आपने क्या कर लिया? यू हैव फिगर्ड आउट कि यार मेरे पास वेवलेंथ कितनी है स्पीकर की, या जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ रही है. सो दैट इज इक्वल टू 12. और अगर आप यहाँ से इसकी स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली v इज इक्वल टू एफ लेमडा का फॉर्मूला लगाइए. ठीक है, और आपके पास यहाँ पे फॉर्मूले के मुताबिक इट वुड बिकम, एफ की जगह एफ ही रखें और एल की जगह, लेमडा की जगह आप 2 लिखें, तो यू विल गेट 2FL. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ स्टेशनरी वेव. ठीक है, ये बात याद रखनी है. अब ये ऑपरेटर आपका, ये तो खैर मैंने जस्ट एक जनरल स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करने के लिए आपको बताया. आपके पास डिफरेंट टाइप्स स्टेशनरी वेव्स की which can be generated in this sound. तो मैंने ये कहा कि टू प्रोड्यूस, आपका ये क्वेश्चन आता है कि टू, सॉरी, टू प्रोड्यूस stationary waves of sound, use a tube with graduated scale, okay, and a mic which moves along the axis of tube, a mic which moves along
axis of tube, a speaker का मतलब साउंड सोर्स कनेक्टेड विद, एक सिंगल सोर्स चाहिए आपको, यहाँ पे डबल सोर्स नहीं चाहिए इंटरफेरेंस की वजह की तरह, connected with a frequency generator of noun frequency generator of noun frequency, ठीक है, noun frequency f, एंड अच्छा माइक को ना आपने कनेक्ट करना है, माइक इज कनेक्टेड विद अ बजर आर सी आर ओ, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको, बजर आर सी आर ओ, ठीक है। तो आपने ये काम कर दिया, फिर आपने स्पीकर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, द sorry, two progressive waves would move in opposite direction and overlap. Two progressive waves two progressive will moving in opposite direction, ठीक है, moving in opposite direction, तो उससे क्या होगा, they would cause node formation of nodes and antinodes, they will cause formation of, बात समझ आ रही है मेरी, formation of nodes and antinodes, nodes and antinodes। अब आपके पास नोड्स कौन से पॉइंट हैं, आपको कैसे पता चला ये नोड्स हैं, और आपको कैसे पता चला कि ये एंटी नोड्स हैं? तो नोड्स आर द पॉइंट्स इन दिस वे वेयर द क्वाइट पॉइंट्स आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, नोड्स वेयर the nodes are the points of zero loudness, are points of zero loudness, मतलब यहाँ पे आपके पास लाउडनेस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो क्वाइट पॉइंट है, क्या ये क्वाइट पॉइंट है, ठीक है। एंड आपके पास जो एंटी नोड्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगी, एंटी नोड्स आर एक्चुअली द नोड्स आर पॉइंट्स ऑफ लाउडेस्ट साउंड और लाउडेस्ट बैंग, पॉइंट्स हाईएस्ट लाउडनेस, ठीक है, या आप इनको कह सकते हो लाउडर पॉइंट्स। तो इस तरह आपके पास जहां पे इस ट्यूब में नोड्स मिली हैं उसको मैं लिख रहा हूं क्वाइट पॉइंट्स, क्वाइट पॉइंट, और जहां पे आपको एंटी नोड्स मिली हैं मैं इसको एल लिख रहा हूं, एल मीन लाउडर, लाउडर पॉइंट्स आप कह सकते हो। तो इन सारी जगहों पे आपको लाउडेस्ट पॉइंट मिले, लाउडेस्ट बैंग मिले। अब आप जब माइक को मूव करवा रहे थे फ्रॉम हियर एंड दिस माइक इज कनेक्टेड विद अ बजर, ठीक है, जब आप माइक को मूव करवा रहे थे फ्रॉम रिफ्लेक्टर टू सोर्स, तो आपको सबसे पहले नोड मिलेगी, क्वाइट पॉइंट मिलेगा, देन द बजर फ्रीक्वेंसी वुड इज, तो इस सारे को मैं इंटेंसिटी के पास ऑब्जर्वेशन ऑफ intensity of sound at loud sorry at buzzer, या आप यूं कह लीजिए at mic। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे लाजमी पूछता है। अब देखो इंटेंसिटी आपके पास सबसे पहले क्या है आपकी, एट एट सोर्स, मैं यहाँ पे सोर्स से
रिफ्लेक्टर पे जा रहा हूँ, ठीक है, सोर्स से कहाँ पे जा रहा हूँ, रिफ्लेक्टर की तरफ जा रहा हूँ। ये बात याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप सोर्स से रिफ्लेक्टर की तरफ जा रहे हैं या नहीं। तो सोर्स के ऊपर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ योर साउंड, इट इज हाईएस्ट, ठीक है। फिर आपके पास सोर्स से लेट्स से 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, इतना दूर में जा रहा हूँ। सो आफ्टर 20 सेंटीमीटर वी चेक दैट इंटेंसिटी वाज डिक्रीज टू बी जीरो, फिर आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर आपके पास जीरो होगी, फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर आपके पास जीरो होगी। तो इन दिस वे यू आर हैविंग these type of patterns over here, I will, क्योंकि ये पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ है इंटेंसिटी का ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब आप देखो, अगर मैं इसको देखूं कि मेरे पास इंटेंसिटी के साथ पोजीशन के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ बन रहा है, सो कैन आई से दीज ऑल आर नोड्स एंड दीज आर द एंटी नोड्स, ठीक है। तो आपका अगर ये डिस्टेंस है, मोस्टली ये आपके पास डिस्टेंस होता है, तो रिमेंबर दिस थिंग प्लीज कि दिस distance is your 4, this distance is your lambda by 4। तो एक्चुअली मसला यहाँ पे ये आता है कि बच्चों को ये लग रहा होता है कि ये नॉर्मल वेव की तरह हम लोग इसको डील करेंगे। अगर इस ग्राफ से आप वेव की वेवलेंथ फाइंड करेंगे, अगर आपको स्पीड गिवन आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ओके, बाय द वे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव ओवर हियर, आपके पास एक एंटी नोड से लेकर दूसरी एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय, यस, लैम्डा बाय 2। इससे लेकर अगली एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होगा? अगेन इट इज लैम्डा बाय 2। तो आप नॉर्मल जो आपकी प्रोग्रेसिव वेव होती है उसमें इस डिस्टेंस को लैम्डा कह लेते हैं, यहाँ पे आपने इसको लैम्डा बाय 2 नहीं कहना। सो लेट्स से दिस वाज 20 सेंटीमीटर, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैंने बनाया हुआ है। लेट्स से इट इज 90 एंड 100 सेंटीमीटर हम लोग कर लेते हैं। तो देखो आपके पास लैम्डा बाय 2 कितना है? लैम्डा बाय 2 इज 40 सेंटीमीटर। तो आप जब यहाँ इसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो यू आर गेटिंग लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो आपके पास लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? योर लैम्डा विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। तो अब अगर आपको वेव की वेवलेंथ गिवन है, सॉरी स्पीड गिवन है, लेट्स से स्पीड वाज 30 300 मीटर पर सेकंड, क्योंकि साउंड है तो इसको हम लोग 340 मीटर पर सेकंड रख लेते हैं बिकॉज दैट इज नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड। तो कैन यू प्लीज कैलकुलेट कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड which is producing this stationary wave? तो आप क्या करेंगे, तो v आपके पास 340 है और लैम्डा आपके पास कितना है? 80 सेंटीमीटर, तो 0.8। तो करिए जरा क्या आंसर आएगा, क्या फ्रीक्वेंसी है इस वेव की? 4.2, कितनी? 4.25 हर्ट्ज। 4.25 हर्ट्ज। नहीं, ज्यादा नहीं होगी, नहीं नहीं, ये देखो 0.8 है, 340 डिवाइड बाय 0.8 करो। सॉरी, 425 हर्ट्ज। हाँ, 425 हर्ट्ज। तो ये कितनी हो गई? 4 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये फाइंड कर लिया कि आपके पास इस स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब आपके पास इसी तरह का एक ग्राफ मेरा बेटा गिवन होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर का ग्राफ होता है। मैं ये सारे आपके पास जो पास पेपर के क्वेश्चंस है ना, मैं उसके मुताबिक सारी की सारी बिलीव दैट आपको सारा नोट्स के साथ साथ ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपके पास एम्पलीट्यूड स्क्वायर का ग्राफ के साथ टाइम के साथ, एम्पलीट्यूड स्क्वायर मीन हाईएस्ट इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर ना। ये देखो, अगर आप मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर ही होता है ना सिंपली। तो अगर कहीं पे मेरे पास एम्पलीट्यूड
मैक्सिमम है, ठीक है, और मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, फिर यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे आपके पास मिनिमम है, और फिर यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये नोड्स एंड एंटी नोड्स ही हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जहाँ पे हो रहा है आपका, वो आपके पास नोड्स एंड एंटी नोड्स की फॉर्म है। सो यू कैन से कि दिस इज दैट ग्राफ। अब इस ग्राफ की ब्यूटी ये है कि आपके पास अगर आपने वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपके पास लेट्स से 2 4 6 या 1 2 3 3 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका आता है। तो ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड इसका मतलब एक्चुअली एम्पलीट्यूड स्क्वायर मैंने किया ना, ये देखो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है आपका 3, तो मेरे पास सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ दैट। तो इसको कैंसिल कर दें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है लड़के? 1.7 शाबीब? 1.7 हाँ, 1.73 सेंटीमीटर, ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है। इस तरीके से आपके पास ये जो हमारी स्टेशनरी वेव्स हैं साउंड की, उनकी कैलकुलेशंस हमसे पूछी जाती हैं। अब कल वाला हमारा जो एक लेक्चर रहता है, उसमें मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा कि स्टेशनरी वेव्स हमारी दो तरह के फॉर्मेट्स देती हैं। एक ओपन एंडेड ट्यूब में होता है और एक हमारे पास होता है क्लोज एंडेड ट्यूब में, ठीक है। तो जो हमारे पास ओपन एंडेड ट्यूब है, ओपन एंडेड ट्यूब की जो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे और क्लोज एंडेड की डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों के पास 15 मिनट का टाइम है, और कौन कौन है क्लास में? शाबीब, तौसीक और मुसाब, ठीक है। तो हम लोग इसको ले आगे। जी ओके ओके, सो स्टेशनरी वेव्स इन stationary waves in स्टेशनरी साउंड वेव्स लिख लें, बल्कि ज्यादा बेहतर है। स्टेशनरी साउंड waves in an open in an closed ended ट्यूब या पाइप। ये अभी एक्चुअली वही काम हम लोग कर रहे थे जो मैं ऊपर आप लोगों को समझाया ना, वही आपके पास है। अच्छा हाँ, मुझे एक छोटी सी बात याद आई, मैं वहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिखवाने लगा था आपको। ओके, आपने नोड्स और एंटी नोड्स की फॉर्मेशन कर दी, आपने ये सारा कुछ कर लिया। आपके पास वो जो स्टेशनरी वेव की स्पीड कैसे फाइंड करनी है आपने, और वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। टू कैलकुलेट, यार मुझे पानी चाहिए, बच्चे पानी पिला दो, पानी नहीं देते तो। टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। देखो, आपकी प्रोग्रेसिव वेव बेसिकली वो बना रही है ना, स्टेशनरी वेव बना रही है। तो आपने प्रोग्रेसिव वेव की कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, measure the distance between two consecutive quiet points। ये बात समझ आ रही है? measure the distance between consecutive which and multiply it by 2 and multiply it by 2। ये मैंने क्यों लिखा वाला, multiply it by 2 which is your wavelength, which is wavelength। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? एक्चुअली आपके दो क्वाइट पॉइंट्स के बीच का जो गैप है
दिस इज योर आप क्यों लिख सकते हैं. सो दीज आर टू नोड्स. थैंक यू. दीज आर टू नोड्स, और नोड्स के बीच का गैप कितना मैंने लिखवाया हुआ है, कितना होता है? यस. हाँ पुत्र, कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लेता होता हूँ ना. ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस आपने ये मेजर किया, और ये डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2 के. क्या पढ़ा रहा हूँ मैं इतनी देर से? ठीक है. तो इससे आपको पता चला कि आपके पास लैम्डा किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ. समझ गए बात? ये ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाता है. का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द साउंड in by stationary wave method, to calculate speed of sound, use v is equals to f lambda. ठीक है. v is equals to f lambda, where आपके पास lambda, अभी मैंने क्या बोला, lambda किसके बराबर है? lambda is equals to 2l. तो बस आइए अपने पॉइंट पे and just do it. Your v will be equals to f into 2l. So your speed formula is when where v is equals to 2fl. ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है. ठीक है. ये कितने नंबर का क्वेश्चन देता है? वो 3 मार्क्स का. आपकी स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है? शबीब, ये वाले क्वेश्चन तुमने देखे हैं? तुम एक दफा कर चुके हो स्टेशनरी वेव्स, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस की थी टॉपिकल की? जी सर, उसमें कम को सवाल है, ज्यादातर थ्योरी. हाँ थ्योरी के, तो ये थ्योरी का मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये पूरा तकरीबन 3 मार्क्स का थ्योरी का पार्ट लिखवाया है. ठीक है. नहीं, फिर कैलकुलेशन. आपके पास कैलकुलेशंस कम थी. जी सर. ओके. अब आपके पास आ जाता है ये वाला पार्ट जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, स्टेशनरी वेव इन अ क्लोज्ड एंडेड ट्यूब. तो जब आप एक क्लोज एंडेड ट्यूब के ऊपर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म अप करते हो, तो आपके पास हमेशा ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्लोज्ड एंड पे हमेशा क्या बनता है? नोड बनती है. क्लोज्ड एंड, ऑब्जर्व अ नोड. ठीक है. जो मर्जी हो जाए, ये अल्टीमेट ट्रूथ है कि क्लोज्ड एंड पे आपको नोड मिलनी है, और ओपन एंड पे क्या मिलना है? ओपन एंड ऑब्जर्व एंड एंटी नोड. मेरा बेटा, ये मैं किसी वजह से सारा कुछ आप लोगों को समराइज करके दे रहा हूं, ताकि आप जब पास पेपर के क्वेश्चंस के दरिया में उतरे ना, तो आपको ये सारी चीजें याद हो. याद किए बगैर आप ये नहीं प्रोसीड कर सकते. तो क्लोज्ड एंड पे हमेशा क्या मिलेगा? हाँ जी, नोड. और ओपन एंड पे आपको क्या मिलेगा? एंटी नोड. ये किसकी शर्त है? स्टेशनरी वेव्स इन इन द साउंड. तो स्टेशनरी वेव्स ऑफ द साउंड में ये पक्की शर्त है कि जहां पे भी एंड ओपन होगा, वहां पे आपको एंटी नोड मिलेगी. अब आगे चलते हैं. सपोज मैंने कहा कि एक क्लोज पाइप है. ठीक है. इस क्लोज पाइप के ऊपर अगर मैं कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करता हूं, तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने का मतलब यह है, सपोज मेरे पास इतना सा पाइप है, ये एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में मैं जब एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करता हूं, तो आई एम हैविंग एंटी नोड एट द ओपन एंड एंड नोड एट द क्लोज एंड. तो मेरी स्टेशनरी वेव इस तरह बनेगी. ठीक है. मेरी स्टेशनरी वेव इस तरह बननी है. यहाँ पे आपके पास एक एंटी नोड है, और इस पॉइंट पे आपके पास एक नोड है, और फिर आपको ये पता है कि दिस डिस्टेंस इज योर क्वार्टर लैम्डा, है ना. ये वाला डिस्टेंस आपके पास क्या है? लैम्डा बाई 4 है, क्योंकि ये नोड और एंटी नोड के बीच का गैप है. तो ये लेंथ आपकी लैम्डा बाई 4 है. अब अज्यूम दैट कि ये जो लेंथ मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये लेंथ इसके लिए, इस सारे के लिए मैं इसी के पेज, इसी की लाइन में मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ.
लेट्स से दैट लेंथ इज लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4 का मतलब सपोज इट इज 20 सेंटीमीटर, लेमडा बाय 4 आपके पास लेट्स से कितना है 20 सेंटीमीटर। अब आपकी अगली वेव कितनी लंबी ट्यूब में बनेगी, दिस इज योर L1। शबीब, क्या इस तरह के क्वेश्चंस तुमने जिंदगी में देखे कि जी व्हाट सर। विल बी द नेक्स्ट लेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड ओवर हियर। मैं यहाँ पे एक ट्यूब को डबल करके देख लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने ट्यूब को डबल किया, ये देखिए मैंने लेंथ डबल कर दी। अब इस डबल लेंथ में कंडीशन वही लगनी है कि ओपन एंड पे एंटी नोड, क्लोज एंड पे नोड, और फिर ये भी शर्त लगनी है कि आपके पास ये जो 20 सेंटीमीटर है ना आपकी लूप की लेंथ, ये भी नहीं चेंज हो सकती। तो आपके पास यहाँ पर नोड बनेगी, इस पॉइंट पे आपके पास एंटी नोड बनेगी, तो इस पॉइंट के आपके पास नोड बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो वेव है ये आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉसिबल स्टेशनरी वेव। तो अगर आपके पास ये वेव पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इसी ट्यूब की लेंथ को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। आपके पास एक 40 60 करके देख लेते हैं, 3 टाइम्स बढ़ा के देख लेते हैं। जब मैंने इसको 3 टाइम्स बढ़ाया तो बिलीव मी आपके पास एक और स्टेशनरी वेव बन जाएगी। नोड, एंटी नोड, ये देखो ये बन गई। फिर इतने ही डिस्टेंस के ऊपर आप ये चेक कर लीजिए, और फिर उतने डिस्टेंस के ऊपर आपके ये चेक कर लीजिए। तो यू एंटी नोड, नोड, फिर आपके पास एंटी नोड और फिर नोड बन रही है। अब आपकी ये वाली लेंथ कितनी हो गई, चेक दिस वन आउट। दिस लेंथ इज 3 टाइम्स L1। 3 टाइम्स L1 का मतलब ये है कि इसमें कितने क्वार्टर लेमडाज आ रहे हैं, 1 2 and 3/4 lambda, so this L2 is equals to 3 lambda by 4, am I right? L2 आपके पास कितनी है, 3 टाइम्स L1 है और 3 lambda by 4 है। जबकि आपके पास L1 क्या था, L1 was equals to 1 lambda by 4। तो आपको अगर यहाँ पे एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, मैंने आपको ये बताया कि दैट इज लेमडा बाई 4। अगर ये लेमडा बाई 4 है तो इसका मतलब मेरे पास जो लेमडा है दैट इज 4L, और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू वी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए, V/4L। ये आपका एक फंडामेंटल कैलकुलेशन का प्रोसीजर है जो आपको आना चाहिए। सो हेयर दिस इज व्हाट, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपके पास, फंडामेंटल, ठीक हो गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टेशनरी वेव इन अ क्लोज्ड एंड एन ओपन एंडेड पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, मुझे नेक्स्ट हार्मोनिक मिला है, या आप इसको कह लो कि फर्स्ट हार्मोनिक, सॉरी सेकंड हार्मोनिक, सेकंड और फर्स्ट ओवरटोन, दैट इज इक्वल टू F2। और अगर मैं इसको देखूं तो ये 3V/4L है मेरे पास। जब ये 3V/4L है तो इसका मतलब ये मेरे पास किसके बराबर है, 3 टाइम्स F1 है, ठीक है। F2 मेरे पास कितनी है, 3 टाइम्स F1 है। इसी तरह जो मेरा थर्ड हार्मोनिक बनेगा, थर्ड हार्मोनिक वुड बी समथिंग डिफरेंट, F3। F3 मेरे पास हो जाएगा 5 टाइम्स F1। तो यूं करते जाइए आप, आपके पास एक जनरल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि किसकी। मैं ये ऊपर पाइप बना देता हूं ताकि आपको कभी भूले नहीं कि एक एंड ओपन और एक एंड जब क्लोज होता है तो आपके पास जो वेव बनती है वो इस तरह की बनती है। और इसकी फिजिक्स आपके पास ये है कि F1 इज इक्वल टू V/4L, ठीक है। F2 इज इक्वल टू 3V/4L, F3 इज इक्वल टू 5V/4L। ये ऑड मल्टीपल्स जा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है।
इसी तरह एफ एन जो है दैट इज 2n माइनस 1 v बाय 4l। ये आपके पास nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी मैंने कैलकुलेट कर दी। अब मैं इसी को f1 f2 की फॉर्म में लिखूं अगर, तो f1 तो मेरे पास वो वही टू है, नहीं होना चाहिए, सॉरी वो 2n+1 होना चाहिए ना। 2n+1 होना चाहिए। n की वैल्यू अगर हम लोग 0 से शुरू करते हैं तो फिर तो आपका 2n+1 होना चाहिए, और अगर आप n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं वेयर n इज फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, तो ये फिर मेरे ख्याल है 2n-1 पे नहीं जाएगी। यहाँ चेक करो। सर फर्स्ट से भी कहेंगे तो और नहीं, 2n+1। आप ये कह रहे हो कि एफ एन इज इक्वल टू 2n+1 इंटू वी बाय 4l अगर करते हैं, तो लेट से मेरे पास जो n है दैट इज 0 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर n आपका 0 से शुरू हो रहा है तो फिर मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ, इश्यू नहीं है, आप लिख सकते हैं नीचे, दोनों फार्मूले सही हैं, जनरलाइज टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने ये बताना है कि n मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अगर n आपका n 1 से शुरू हो रहा है तो तो 2 3 1 आएगा, 2, हाँ तब 3 आएगा अगर n1 से n अगर 1 से शुरू करें तो यहाँ पे इस वाले नीचे में, वाले में। हाँ तो आपके पास जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो 3 नहीं हो सकता, आपका फिर फर्स्ट हार्मोनिक होगा फिर F0, बात समझे, उसको जीरो हार्मोनिक कहेंगे हम लोग। ये देखो मेरी बात सुनो, इसमें ना अगर आपका F1V/4L आप ले रहे हो तो फिर आपका जो Fn होगा, Fn आपके पास हो जाएगा 2n-1 टाइम्स V/4L। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि F0 इज V/4L, बात समझ आ रही हो, आ रही है, तो फिर आपका जो Fn हो जाएगा वो हो जाएगा 2n+1 इंटू V/4L। अब क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो एक्चुअली ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो मेरा फार्मूला हो जाएगा ना, अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं तो मेरा फार्मूला एफ एन का फार्मूला हो जाएगा एफ एन विल बी इक्वल्स टू एन टाइम्स एफ नॉट, सॉरी F1, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 2n-1 टाइम्स F1 हो जाएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन के थ्रू जाता हूँ या इस कंडीशन के थ्रू जाता हूँ तो जो मेरा Fn हो जाएगा इट वुड बी 2n+1 इंटू F0। अब समझ आ गई बात? ये इसमें क्लियरेंस कर लो आप, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आई कैन मूव फॉरवर्ड। ये सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा कॉलम, क्योंकि काफी लंबी चीज मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखी है। F2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स F1, F3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स F1। इस तरीके से करते जाइए करते जाइए, तो वही बात जो अभी हम लोगों ने की, Fn इज इक्वल टू either 2n-1 times F1, or you can say that Fn is equals to 2n+1 times F0। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आते हैं जरा लेंथ के चक्कर पे, आते हैं कि लेंथ का क्या सीन है। L1 is equals to λ/4, L2 which is required is equals to 3 λ/4, और इसका क्वेश्चन आता है, आपको पता है 1 λ/4 के ऊपर पहली लेंथ अगर आपकी स्टेशनरी वेव की या जो ट्यूब का कॉलम होगा उसकी लेंथ अगर आपकी λ/4 के बराबर है तो आपकी पहली स्टेशनरी वेव बन जाएगी। फिर आपको 3 λ/4 के लिए चाहिए, फिर आपको 5 λ/4 के ऊपर मिलेगी, ठीक है, फिर आपको 7 λ/4 के ऊपर मिलेगी, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली
एल एन इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 4 आप कर लो, या फिर आप कर लो एल एन इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू लेमडा बाय 4। अब ये फिर वही सिचुएशन है कि आपके पास 1 3 5 आप 0 से शुरू कर रहे हैं या नहीं शुरू कर रहे हैं, और फिर अगर आपके पास लेंथ को L1 L2 L3 के साथ लेके जा रहे हो, तो अगेन सिंपल, वेरी सिंपल, लेमडा बाई 4 L2 इज इक्वल टू 3L1, L3 इज इक्वल टू 5L1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, ये तब हो जब आपके पास इस तरह का ट्यूब हो। इट इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस ट्यूब। आपके ट्यूनिंग फोर का एक एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक ट्यूनिंग फोर्क हो इसके सामने, ठीक, तो हमारे पास रेजोनेंस ट्यूब में इसकी जो मिनिमम लेंथ चाहिए, दैट लेंथ शुड बी इक्वल्स टू लेमडा बाई 4, लेंथ शुड बी इक्वल्स टू लेमडा बाई 4, और बाकी सारी की सारी फिजिक्स मैंने आपको इसकी बता दी। ठीक है, अब आते हैं कि जब आपका एक ऐसा पाइप हो विच इज क्लोज फ्रॉम सॉरी विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, साउंड stationary sound wave, stationary sound wave formation in a pipe with both ends open, pipe with both ends open, both ends open। जब आपके पास दोनों एंड्स ओपन होंगे तो पाइप कुछ इस तरह बनेगा, ये पाइप बनेगा। इसकी शर्त ये है कि सेम वही बात, ऑन बोथ ओपन एंड्स एंटी नोड वुड बी फॉर्म्ड, एंटी नोड विल बी फॉर्म्ड, और नोड आपकी यहाँ पे सेंटर में बनेगी। तो आपकी पहली स्टेशनरी वेव ये बनेगी। इस स्टेशनरी वेव का मतलब ये हुआ कि व्हाट लेंथ डू यू नीड, लेंथ शुड बी इक्वल टू, ये जो आपकी रिक्वायर्ड लेंथ है, ये लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 2 लेमडा बाई 4 होनी चाहिए, या लेमडा बाई 2 होनी चाहिए, आप ये भी लिख सकते हो, लेमडा बाई 2 भी हो सकती है। तो अगर आप इसको यूं देखें कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड, सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेमडा, और दोनों केसेस पे एंटी नोड्स मैंने आपको बता दिया। अब आप अगर इसको डबल करेंगे, इसके लिए आप देख लीजिए, आपने ये 1 2 3 4 ब्लॉक्स पे थी, तो मैंने इसको 1 2 3 4 ब्लॉक्स पे और कर दिया, जब मैंने इसको 4 ब्लॉक्स पे कर दिया, तो अब क्या मेरे पास एक स्टेशनरी वेव बन पाएगी? लेट्स चेक इट आउट। तो यस, बननी चाहिए, क्योंकि मेरे पास हर 2 ब्लॉक्स के बाद एक इसका क्वार्टर लेमडा आ रहा है, तो ये एक्चुअली मेरे पास इस तरह बनेगी, ये बन गई। ठीक है, फिर 2 ब्लॉक्स के बाद मेरे पास ये बन गई, फिर मेरे पास 2 ब्लॉक्स के बाद क्या बन गई, मैंने गलत तो नहीं कर रहा, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 ब्लॉक्स कर दिए थे, 8 ब्लॉक लगाने मैंने। ठीक है, ये देखो मैं लेंथ को डबल करना चाह रहा था बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, ये देखो, और फिर इसके बाद ये डबल लेंथ के ऊपर, ये आपके पास डबल लेंथ है, तो डबल लेंथ के ऊपर आपके पास अगेन एक स्टेशनरी वेव बन गई। ये थोड़ा सा मतलब मैं इसको देखता हूँ जरा नेट से, एक अच्छी डायग्राम हमें मिल जाती है तो हम वहां से भी उठा लेते हैं। Stationary wave formation in an open-ended pipe. Yes, exactly. काफी सारी इमेजेस मुझे मिल गई और इनको मैं आपके इस्तेमाल में लाता हूँ। दिस इज फर्स्ट, ये अच्छी डायग्राम है, मतलब इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है, तो इसको उठाते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यस, दिस इज दैट। ठीक है, ये मैंने खुद से अपने हाथ से बनाई है, आई एम गोइंग टू अरेज देम ऑल। ठीक है, ताकि आपको वहाँ वो सारी की सारी डायग्राम सही क्लियर नजर आ जाए। ओके, अब आप देखिए,
ये हो गया। अब जब हम लोग इस को स्टडी करते हैं तो मैंने आपको ये बोला कि हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ बहुत मैटर करती है कि आपके पास कितनी लेंथ के ऊपर आप कितनी वेव जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप गौर से देखें आप, तो जितनी आपके पास लेंथ है ना, हाफ वेव का मतलब क्या है, दिस लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाय 2, ऐसे ही है, दिस लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा एंड सो ऑन, आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू v बाय एल, सॉरी v बाय लेमडा विच इज इक्वल टू v बाय 2l। तो आप देखो ये वैसे ही है जैसे स्ट्रिंग के ऊपर था। तो बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि f1 जो है, या फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज v बाय 2l। फर्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रिंग के ऊपर दोनों एंड्स के ऊपर नोड मिलती थी, यहाँ पे दोनों एंड्स के ऊपर एंटी नोड मिलती है, और यहाँ पे आपके पास एक नोड मिलती है। ये नहीं भूलना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको आगे लेके चलूं। अब आप देखो, अब अगर आपके पास उसी लेंथ के साथ हम लोगों ने क्या किया, हमने एक कंप्लीट वेव फर्स्ट ओवरटोन बना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट लेंथ कंसिस्ट ऑफ, ये आपके पास एंटी नोड, ये नोड, ये आपके पास एक एंटी नोड, ये आपके पास नोड, और ये आपके पास क्या आ गई, एक एंटी नोड आ गई। तो लेंथ को हम लोगों ने एक्चुअली कितना इंक्रीज किया, नाउ दैट लेंथ इज, ये डायग्राम्स में कोशिश करता हूँ इसलिए ना उठाऊं कि आपके पास उसी पाइप के अंदर ना उसने श्रिंक कर दिया होता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मुझे कितना लंबा पाइप चाहिए, इसके लिए डबल ट्रिपल कर दूंगा मैं। तो लेट्स से आपके पास यहाँ पर ये इस पाइप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 4 लैम्डा बाई 4। 4 लैम्डा बाई 4 का मतलब आपके पास लैम्डा के बराबर हो, तो व्हेन लेंथ विल बी इक्वल टू लैम्डा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आप इक्वेशन लगाएंगे तो f विल बी इक्वल टू v बाय l हो जाएगा, विच इज बेसिकली फर्स्ट, सॉरी सेकंड हार्मोनिक, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स v बाय 2l। में इसको लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स f1। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास स्ट्रिंग में था, उसी तरह ये काम कर रहा है। अब आप थर्ड हार्मोनिक पे चले आइए, तो आपके पास यही वाली लेंथ, आप आई मीन कितनी लेंथ आपको चाहिए इस स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, 1 लैम्डा बाई 2, सॉरी लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। तो ये टोटल कितने लैम्डा बाई 4 हो गए, 1 2 3, ये सारे लैम्डा बाई 4 में हम लोग लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, तो आपके पास टोटल लेंथ कितनी है, 6 लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा मेरे पास कितना हो जाएगा, 3l हो जाएगा। तो अब अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे थर्ड, तो इट वुड बी v बाई 3l। ठीक है, सॉरी v बाई लेमडा, और ये आपके पास हो जाएगा 3v बाय 2l। वेट, सॉरी, लेंथ आपके पास कितनी हो गई, 6 लैम्डा बाई 4, सॉरी लैम्डा बाई 2 नहीं, 6 लैम्डा बाई 4 हो गई। 6 लैम्डा बाई 4 का मतलब ये आपके पास कितनी हो गई, 3, सॉरी 2l/3 हो गया लैम्डा। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, तो मेरे पास ये हो जाएगा जी, इट वुड बी 3v/2l। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो जाएगा, इट वुड बी f3 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स v/2l। मतलब ये कि f3 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स f1। तो बस आप यूं चलाते जाएं तो आपको इसके लिए एग्जैक्टली वही फिजिक्स बनेगी सारी की सारी जो मैंने आपको बताई स्ट्रिंग में, कि f1 इज इक्वल टू v/2l। ठीक है, f2 विल बी इक्वल टू 2v/2l। ठीक है, f3 विल बी इक्वल टू 3v/2l। ठीक है, एंड सो ऑन। जो आपके पास fn हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, n टाइम्स v/2l। और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में लिखें तो f1 अगेन v/2l। ठीक है, f2 is equals to 2 times f1, f3 is equals to 3 times f1, एंड करते जाइए। सो nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n टाइम्स f1।
और अब अगर आपको मैं ये बोलूं कि यार आपके पास जो लेंथ का कॉन्सेप्ट है, लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लेंथ 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, लेंथ 2 इज 2 लेमडा बाई 2, लेंथ 3 इज 3 लेमडा बाई 2। ठीक है, यूं करते जाएं तो लेंथ n इज n लेमडा बाय 2 चला जाएगा। और फाइनली अगर आपको ये कहा जाए कि पहली लेंथ का कितने मल्टीपल पे आपको वेव्स मिलेंगी, हार्मोनिक्स मिलेंगे, सो L2 विल बी 2 टाइम्स L1, L3 विल बी 3 टाइम्स L1, और करते जाएं तो Ln विल बी n टाइम्स L1। सो दैट्स ऑल फॉर योर स्टेशनरी वेव्स। इसके अलावा आपके पास स्टेशनरी वेव्स में एज सच कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आता हो। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली हैं। नाउ योर सिलेबस इज एंडेड अप फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी, अब हमारा प्लान होगा इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक रिवीजन प्लान आपको दूं और उसके मुताबिक हम लोग रिवीजन करें, और रिवीजन के साथ साथ ये स्टेशनरी वेव्स की वर्कशीट के ऊपर कुछ टाइम गुजारना चाहता हूँ। तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे? हाँ जी, जी मैं कल और परसों की डेट में मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ यानी कल के लेसन में मैं कोशिश करूंगा स्टेशनरी वेव्स की वर्कशीट करें, एक दो लेसन पूरे हम लोग, क्योंकि हमारा सारा बाकी सिलेबस कंप्लीट हो चुका हुआ है। इज इट? हाँ जी, कोई मतलब वर्कशीट का नाम सुनते ही तुम लोगों की जो है ना वो सिट्टी गोल हो जाती